Assalamu alaikum. I hope so. All of you would be doing pretty good. शुरू करते हैं आज का लेक्चर हम। देखें, पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने थियोरेटिकली सीखा कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स के क्वेश्चन को हम एग्ज़ाम में कैसे टैकल करेंगे। अब हम प्रैक्टिकली फील्ड में उतर रहे हैं और आज मैं आपके साथ कुछ पैराग्राफ्स डिस्कस करूंगा और आपसे शेयर करूंगा ये चीज़ कि किस तरह से प्रैक्टिकली आपने पैराग्राफ पर काम करना है। इनफैक्ट नॉट पैराग्राफ, सेंटेंसेस पे काम करना है। और अगर पेपर में ये आ जाते हैं तो उनको कैसे फेस करेंगे आप। तो ये जो आज का ये आपके सामने एक बंच है सेंटेंसेस का, ये भी मैंने पास्ट पेपर से ही लिया है और भी सारे पास्ट पेपर से ही लूँगा। तो मकसद ये नहीं है कि ये सेंटेंसेस आपको पेपर में आ जाएंगे जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, बट मकसद ये ज़रूर है कि इनका स्ट्रक्चर जो है वो इसी तरह का मिलता जुलता होगा। ठीक। एक दो बातें मैं मज़ीद आप लोगों से करना चाहता हूँ, वो ये हैं कि अ, होता ये था कि पहले फेडरल बोर्ड के अंदर भी पंजाब बोर्ड की बुक पढ़ाई जाती थी ना। जो पंजाब के 8 बोर्ड्स हैं उनके अंदर जो बुक थी वही बुक फेडरल बोर्ड में भी थी। तो पास्ट पेपर्स में अगर हम जाएं तो जाहिर है कि फेडरल के पास्ट पेपर्स आर रिलेटेड टू दैट बुक विच इज़ नॉट नाउ इन फेडरल बोर्ड। ऑलराइट। सो अब उनमें जब हम जाते हैं पास्ट पेपर्स के, जब सेंटेंसेस देखते हैं तो उसमें ज़्यादातर सेंटेंसेस जो हैं वो आपको उस बुक से लिए हुए मिलते हैं। तो मैं साथ साथ आपको बताऊंगा जो उस बुक से लिए गए। फॉर एग्जांपल, इसमें अगर हम देखें तो पहले 3 सेंटेंसेस, इनफैक्ट 4 सेंटेंसेस जो हैं, अ, बल्कि आखिरी भी, बल्कि सारे 6 के 6 सेंटेंसेस जो हैं वो उस बुक से लिए गए हैं। तो अब चूंकि वो उस बुक से लिए गए हैं तो स्टूडेंट के माइंड में बुक की लाइंस होती थी और उनको पता होता था कि उस बुक में क्या स्ट्रक्चर यूज़ किया गया है। और अगर ना भी याद हो उसका स्ट्रक्चर तो जाहिर है कि लेक्चर्स के ज़रिए से वो रूल्स जो बेसिक होते हैं वो उनको बता देते हैं कि इसके अंदर कौन सा स्ट्रक्चर आएगा। ठीक। अब हमारे लिए तो ये एक इशू है कि हमारे पास तो वो बुक अभी नहीं है, हम तो नई बुक पढ़ रहे हैं। ठीक। ये तीसरी बुक है जो आप लोग पढ़ रहे हैं। इससे पहले पंजाब बोर्ड थी, फिर उसके बाद एक और बुक आई, फिर वो भी चेंज हो गई और इस साल ये नई बुक आई। तो अब इस सारे पास्ट एक्सपीरियंस की रोशनी में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके सेंटेंसेस जो आएंगे आप लोगों को पेपर में फेडरल बोर्ड में, उसमें पॉसिबल है कि आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसी में से ही सेंटेंसेस उठाए जाएं। ठीक। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि 100% सारे बुक से ही उठाए जाएं, क्योंकि पास्ट पेपर्स ये भी बताते हैं कि कुछ सेंटेंसेस जो हैं वो उस बुक से उठाए गए हैं, कुछ खुद से भी दिए गए हैं। तो देर इज़ सॉर्ट ऑफ अमेलगम। तो हमें दोनों सिचुएशंस के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। तो अब ये सेंटेंस हमें इस चीज़ से जो है वो आगाह करेंगे कि पास्ट पेपर में स्ट्रक्चर किस किस्म का आता रहा है और किस किस्म की चीज़ें जो हैं वो हम पास्ट पेपर में फेस करते रहे हैं। तो इसी किस्म के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आपकी मौजूदा जो बुक है इसमें से उठाए जा सकते हैं और आपको एग्ज़ाम में दिए जा सकते हैं। तो आज से हम एक प्रैक्टिकली देखेंगे कि सेंटेंसेस को कैसे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में जो है वो लाना है और उसको यूज़ करना है। ऑलराइट। So let's begin without wasting time. Look at the first sentence. The man mounted his camel and went away. The man mounted his camel and went away. देखें, इस सेंटेंस में हमारे पास एक बहुत बड़ा इंडिकेटर एंड मौजूद है जिसको हम कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन कहते हैं। राइट। तो याद रखिए मेरी बात, अगर एक सेंटेंस में एंड का यूज हुआ हो, ठीक, और उस एंड से पहले या बाद वाला वर्ब डिफरेंट फॉर्म में मौजूद हो तो वो गलत तस्वुर किया जाता है। जैसे हमारे पास अगर यहाँ पर वेंट है तो यहाँ माउंट नहीं हो सकता, तो यहाँ पर भी इसकी सेकंड फॉर्म ही होनी चाहिए जैसे यहाँ पर वेंट की मौजूद है। आई एम पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट दिस एंड। ठीक। द मैन माउंटेड हिज कैमल एंड वेंट अवे। जिस तरह इस एंड से पहले का स्ट्रक्चर पास्ट का है, इसी तरह बाद का स्ट्रक्चर भी पास्ट का है। इसको इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल स्ट्रक्चर। पैरेलल स्ट्रक्चर।
समझ आई बात की? तो इस वजह से इस पैरेलल स्ट्रक्चर को कभी आपने जो है वो भूलना नहीं है कि ये कैसे हम यूज करते हैं। ऑलराइट, सो एंड का मतलब दोनों तरफ सेम फॉर्म ऑफ वर्ब होनी चाहिए। हाँ, अगर यहाँ पर यूं होता कि द मैन माउंट हिज कैमल एंड गोज अवे, सपोज करते हैं गोज, यहाँ पे गोज होता, तो फिर हम यहाँ पर माउंट्स लगा सकते थे। क्योंकि हमारा एरिया उसने डिफाइन कर दिया ये ब्रैकेट्स लगा कर कि हमारा एरिया ये है, ये तो है ही नहीं, इसको तो छेड़ ही नहीं सकते हम। तो हम इसी को मैनिपुलेट करके हम यहाँ पर माउंटेड लिख देंगे। व्हाट माई पॉइंट? अच्छा, यस, लुक एट द नेक्स्ट। अच्छा, वन मोर थिंग, हम इस लेक्चर के अंदर साइमल्टेनियसली दो चीज़ों पर काम करेंगे। नंबर वन, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड नंबर टू, टाइप ऑफ सेंटेंस, कि इसके अंदर कौन सी टाइप ऑफ सेंटेंस यूज की गई है। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। हम इन तीन को खास तौर पर फोकस करेंगे। तो हम अपनी प्रीवियस लर्निंग को रिकॉल करते हुए ये फैसला करेंगे कि हर एक सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस किस टाइप से बिलोंग करता है। राइट, अच्छा, इसमें देखिए दूसरा सेंटेंस देखिए, पहला जो है वो सिंपल है। अच्छा, क्यों सिंपल है, उसकी रीज़न भी बड़ी सिंपल है कि जनाब देखिए यहाँ पर एंड मौजूद है, लेकिन स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि एंड आ गया है, तो एंड तो कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, और कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करता है। अब चूंकि ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करता है, तो ये तो कंपाउंड होना चाहिए। लेकिन लेट मी टेल यू माय डियर, एंड सिर्फ दो कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन को ज्वाइन नहीं करता, एंड के और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमें ये फैसला करना होगा कि क्या एंड इस जगह पर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहे हैं। द आंसर इज नेगेटिव, नो। फॉर एग्जांपल, लुक एट द फॉलोइंग फ्रेज वेंट अवे, ये तो पूरा क्लॉज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका अपना सब्जेक्ट ही नहीं है। ये तो पीछे वाले क्लॉज का सब्जेक्ट बोरो करके काम चला रहा है, यानी द मैन वेंट अवे। राइट, द मैन माउंटेड हिज कैमल एंड द मैन वेंट अवे, यहाँ पर द मैन फॉर ग्रांटेड है, जो कि लिखा नहीं गया। सो इसलिए ये सेंटेंस जो है सिंपल सेंटेंस होगा। याद रखिए, जब हम किसी सेंटेंस को कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कहते हैं, तो कंपाउंड सेंटेंस में पहला क्लॉज और दूसरा क्लॉज हर लिहाज से अलग होने चाहिए। उसका अपना सब्जेक्ट होना चाहिए, अपना वर्ब होना चाहिए, और अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तो उसका अपना ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। और अगर वर्ब इंट्रांजिटिव है तो उसका अपना ऑब्जेक्ट बेशक ना भी हो, क्योंकि वो फिर ही उसके बगैर ही कॉम्प्रिहेंसिव सेंस आपको कन्वे कर देगा। राइट, सो सिंपल सेंटेंस, माउंटेड। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई मेट एन ओल्ड वुमन who suffered from goiter. I met an old woman who suffered from goiter. तो यहाँ पर past है, याद रखें कि past और यहाँ पर past आपस में मिलकर कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। ठीक, ये तो नहीं हम कह सकते कि पहले हम प्रेजेंट लगा लें, आई मीट एन ओल्ड वुमन, और फिर हम आगे कहें कि हु सफर्ड फ्रॉम गोइटर। तो यहाँ पर भी हमें पास करना पड़ेगा इसको। और एज फार एज इट्स स्ट्रक्चर इज कंसर्न कि ये सिंपल है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है, देखिए आई मेट एन ओल्ड वुमेन, ये एक मुकम्मल कॉम्प्रिहेंसिव क्लॉज है जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है। राइट, बट लुक एट द फॉरवर्ड द फॉलोइंग क्लॉज हु सफर्ड फ्रॉम गोइटर, ये क्लॉज जो है ये डिपेंडेंट क्लॉज है। राइट, डिपेंडेंट क्लॉज है। सो दैट मीन्स ये एडजेक्टिव क्लॉज है, ये वाला जो कि वुमेन को डिफाइन कर रहा है। इस वजह से ये सारे का सारा क्लॉज डिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट, और प्रोडक्ट जो हमें हमें मिला वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की शक्ल में मिला। करेक्ट, ओके, नाउ थर्ड वन, इट इज सेड दैट द किंग रिकवर विद इन अ वीक। अच्छा, इसमें हम काफ़ी लर्निंग करेंगे। नंबर वन, अब देखें क्या लिखा हुआ है, इट इज सेड दैट, ओके, व्हाट, द किंग रिकवर विद इन अ वीक। व्हाट इज योर गेस बाय द वे, यहाँ रिकवर को लेकर के हम कौन सी फॉर्म यूज करें कि ये सेंटेंस जो है वो करेक्ट स्ट्रक्चर बन जाए।
सोचने की बात है ना। सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये जो पहला हिस्सा है, इट इज सेड, ये क्या है, इसको इन्वेस्टिगेट करें। ये सारी हकीकतें आप पर खोल देगा। ठीक। अच्छा। आ, देखें, इट इज सेड जो है ना, ये एक एक्सप्रेशन है, याद रखें मेरी बात, इसको ऐड कर लें अपनी मेमोरी में कि इट इज सेड जो है ये एक रेफरेंस है। किस चीज का रेफरेंस है? कोई भी पास्ट बात को कोट करने का रेफरेंस है। इट इज सेड, राइट। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, अगर हम इससे हटकर सिर्फ इसको फोकस करें, दरअसल ना, पहले तो मैं आपको वैसे ये एक बात बता दूं, ये उसी पंजाब बुक जो पहले यहाँ पर फेडरल बोर्ड में भी थी, ये सेंटेंस जो है उसकी एक चैप्टर से लिया गया है। इट इज सेड दैट, और उस बुक में लिखा हुआ है द किंग रिकवर्ड विद इन अ वीक। बट लेट्स फॉरगेट दैट बुक फॉर अ वाइल, क्योंकि आपने तो नहीं पढ़ी ना वो। तो मैं उस बुक के से हटकर आपको आइसोलेशन में समझाता हूँ कि कैसे हम फैसला करेंगे कि यहाँ पास्ट सिंपल आना है। देखिए, पास्ट परफेक्ट को भूल जाए, पास्ट परफेक्ट नहीं आना यहाँ पे। क्यों? रीज़न क्या है? पास्ट परफेक्ट के लिए ज़रूरी है कि जो उसके साथ क्लॉज है उसमें भी पास्ट हो। यहाँ पर तो यहाँ पर तो पास्ट नहीं है, ये इज लगा हुआ है। इट इज़ नॉट अबाउट दिस सैड, इट इज़ अबाउट दिस इज। ये तो प्रेजेंट है, तो पास्ट परफेक्ट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हम्म। अच्छा, दूसरी सूरत क्या है? द किंग रिकवर विद इन अ वीक। अब इसमें यह है कि हम देखते हैं कि किंग रिकवर विद इन अ वीक कैसी एक्टिविटी है। क्या ये वन टाइम एक्टिविटी है? राइट। क्या ये वन टाइम एक्टिविटी है, या ये ऐसी एक्टिविटी है कि जो एक दफ़ा हो जाएगी और बस ख़त्म? हम्म। देखें, पास्ट सिंपल लगाने के लिए आपके पास दो चीज़ें हैं जिनको आपने कंसीडर करना है। नंबर वन, एक सेंटेंस आइसोलेशन में दिया हुआ है और उस सेंटेंस में एक इंडिकेटर मौजूद है, यस्टरडे, लास्ट डे, प्रीवियस डे वगैरह जैसा कोई इंडिकेटर है, फिर तो जाहिर है कि फ़ौरन आप कहेंगे यार पास्ट सिंपल आना है। दूसरी सिचुएशन ऐसी हो सकती है, मैंने आपको जब थ्योरी पढ़ा रहा था तब भी बताया था कि कोई इंडिकेटर मौजूद नहीं हो बट उस सेंटेंस के अंदर जो वर्ब है उसके अंदर काम ऐसा हो रहा है जो सिर्फ और सिर्फ वन टाइम एक्टिविटी हो सकती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी स्लैप वाली, ही स्लैप्ड मी, आई स्लैप्ड हिम। तो ये बार बार रिपीट होने वाली एक्टिविटी नहीं है। तो इसके अंदर अंडरस्टूड है कि हम क्या करेंगे, आई स्लैप्ड हिम। ठीक। तो इसलिए हमने इसको जो है वो क्या किया कि किंग रिकवर्ड विद इन अ वीक। अच्छा, अब अगली बात ये, इससे हटकर अगर हम आइसोलेशन में ही इसको देखें, आ, तो उसके अलावा कोई स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है जो इसको जो है वो करेक्ट साबित कर सके। तो इट इज सेड की वजह से, कुछ इट इज सेड की वजह से। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट मुझसे ये भी सवाल करेंगे, जो मैं आपका माइंड अगर थोड़ा यहाँ रिलेट करूँ, तो कुछ स्टूडेंट मुझसे पूछ सकते हैं सर यहाँ पे विल क्यों नहीं आना, किंग विल रिकवर विद इन अ वीक। इस इट इज सेड की वजह से नहीं आना, क्योंकि इट इज सेड पास्ट को रेफर कर रहा है। ये नहीं हो सकता इट इज सेड दैट किंग विल रिकवर, आप पास्ट को रेफर करेंगे, इस वजह से जो है वो यहाँ पर ये चीज़ बनेगी। फिर देखें द सार्जेंट। अच्छा, दूसरी बात ये कि टाइप ऑफ सेंटेंस कौन सी है ये। गिव मी अ मिनट, गिव मी अ मिनट, या ओके। सो टाइप ऑफ सेंटेंस कौन सी है ना, व्हाट इज योर गेस कि ये कौन सी टाइप है सेंटेंस की। हम्म। अच्छा, देखें, इट इज नॉट एन इजी क्वेश्चन बाय द वे। इट इज सेड दैट द किंग रिकवर्ड विद इन अ वीक। नाउ वी हैव टू डिसाइड कि इसमें क्लॉजेस कितने हैं, टोटल टोटल नंबर ऑफ क्लॉजेस हमने गिनने हैं ना। अब मैं आपको सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ जो आपके साथ हमेशा ट्रैवल करना चाहिए। सबसे पहले हम इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज ढूंढते हैं। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज मेरे साथ आपने ढूंढना है इस सेंटेंस में। देखिए, इट सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, सेड वर्ब है। ठीक। सब्जेक्ट और वर्ब एक क्लॉज बनाने के लिए काफ़ी हैं अगर वर्ब इंट्रांजिटिव है तो। ठीक। अब हमें देखना ये होगा कि ये जो वर्ब है, क्या ये इंट्रांजिटिव है या ये ट्रांजिटिव है।
उसकी रीज़न ये है, जब आप ये डिटर्मन कर लेंगे कि ये वर्ब ट्रांजिटिव है, इसका मतलब अभी ये क्लॉज पूरा नहीं हुआ, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब की मदद से आपको कॉम्प्रिहेंसिव सेंस नहीं दे सकेगा। ट्रांजिटिव वर्ब के लिए ज़रूरी है कि उसके बाद उसका कोई ऑब्जेक्ट भी हो, तभी वो क्लॉज कॉम्प्रिहेंसिवली आपको एक सेंस देगा। यानी जब हम ये कहते हैं कि इट इज सेड, वी वेट फॉर एन ऑब्जेक्ट जो इसको कंप्लीट मीनिंग दे सके। इट इज सेड तो कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा आपको। हम्म तो इसका मतलब कि इसका ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, दैट द किंग रिकवर्ड विद इन अ वीक। ये सारे का सारा जो है इसका ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये नाउन क्लॉज है, व्हाट को आंसर कर रहा है। इट इज सेड व्हाट, दैट द किंग रिकवर्ड विद इन अ वीक। तो ये नाउन क्लॉज जो है इस सेट का ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब ये पूरे का पूरा वन टू जी, ए टू जी, ये पूरा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक, लेकिन अब कुछ क्वेश्चन मजीद रेज होते हैं कि सर फिर ये डिपेंडेंट क्लॉज अलग अलग से भी तो है। दैट द किंग रिकवर्ड विद इन अ वीक, नाउन क्लॉज, दैट द किंग रिकवर्ड विद इन अ वीक। अब इसके लिए मैं आपको एक और बड़ी कीमती बात बताने लगा हूँ जो आपने याद रखनी है। वो ये बात है कि देखें, बिल्कुल सही कहा कि ये नाउन क्लॉज है और अलग से डिपेंडेंट क्लॉज है, दैट द किंग रिकवर विद इन अ वीक। बट अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या इसको निकाल कर, इस डिपेंडेंट क्लॉज को निकाल कर बाकी जो चीज़ बच रही है, क्या वो एक मुकम्मल क्लॉज है? द आंसर इज नो। इट इज सेड, ये तो कंप्लीट क्लॉज है ही नहीं, इसका ऑब्जेक्ट गायब है। क्यों ऑब्जेक्ट गायब की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये वर्ब ट्रांजिटिव है। अगर ये वर्ब इंट्रांजिटिव होता, लेट सपोज अगर ये वर्ब इंट्रांजिटिव होता, तो हम कहते हैं कि ये एक मुकम्मल इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि उसको तो ऑब्जेक्ट ही नहीं चाहिए। फिर हम कहते हैं हाँ ये डिपेंडेंट क्लॉज ये अलग से एक चीज़ है। लेकिन वो सिचुएशन यहाँ पे बन नहीं रही है। यहाँ पर इट इज सेड अलग से एक कंप्लीट क्लॉज नहीं है। ये क्लॉज कंप्लीट कब होगा? जब ये ऑब्जेक्ट इसके साथ मिल जाएगा। इस वजह से ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होगा। मैं आपको एक ऑनेस्टी से बात बता रहा हूँ, ये चीज़ें टीचर्स को भी नहीं पता होती। वो मिसगाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, तुक्के मारते हैं। आपने हमेशा लॉजिकली चलना है, कॉन्सेप्ट्स के साथ चलना है, आप मार नहीं खाएंगे। अभी देखें ना, अच्छा चलिए अभी मैं और भी प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, तो आपको मज़ीद ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। आगे देखें, फोर्थ वन देखें। द सार्जेंट ऑर्डर्ड द स्लेव टू बी थ्रोन इन टू द वाटर। टू बी थ्रोन, ये जो बी है ना, बी, इसके बाद या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आ सकता है या पास्ट पार्टिसिपल आ सकता है। तो यहाँ पे प्रेजेंट तो पार्टिसिपल तो आ नहीं सकता। ठीक, ऑर्डर्ड, द सार्जेंट ऑर्डर्ड द स्लेव टू बी थ्रोन इनटू द वाटर। प्रेजेंट पार्टिसिपल कब आ सकता था? ये रिसेंटली जो मैंने आपको टेंस पढ़ाए हैं, याद है? फ्यूचर परफेक्ट वाले आपको याद होगा, जिसमें हम बात कर रहे थे इनफैक्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के अंदर मैंने आपको बताया था कि दो तरह से स्ट्रक्चर यूज हो सकता है। ये उसकी तरफ जा रहा है, बहरहाल वो यहाँ स्ट्रक्चर बन नहीं रहा है। तो टू बी थ्रोन। सेकेंडली, टाइप ऑफ सेंटेंस कौन सी है? द सार्जेंट ऑर्डर्ड द स्लेव। ओके, अब ये जो है आप देखें, द सार्जेंट ऑर्डर्ड द स्लेव, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। क्यों? क्योंकि सार्जेंट सब्जेक्ट, ऑर्डर्ड वर्ब, ये इसका ऑब्जेक्ट द स्लेव। तो पूरी लवाजमात जो एक क्लॉज के अंदर होने चाहिए वो इसके अंदर मौजूद है। अच्छा, ये आगे क्या बचता है? जो स्ट्रक्चर आगे लिखा हुआ है, क्या ये एक मुकम्मल क्लॉज हो सकता है अलग से? द आंसर इज नेगेटिव, नो। टू बी थ्रोन इनटू द वाटर का सब्जेक्ट ही नहीं है इसका अपना। तो इसको तो सिर्फ हम फ्रेज समझ सकते हैं, फ्रैगमेंट है ये एक। ठीक, तो इसलिए फ्रैगमेंट का पता है ना, फ्रैगमेंट क्या होता है? फ्रैगमेंट, तमाम फ्रेजेस को फ्रैगमेंट कहते हैं, जितने भी फ्रेजेस होते हैं। हर एक एक ग्रुप ऑफ वर्ड जो आपको कॉम्प्रिहेंसिव सेंस ना दे सक रहा हो, वो फ्रैगमेंट है। बेशक वो एक फ्रेज हो, बेशक दो फ्रेजेस हो, बेशक वो तीन फ्रेजेस हो, तो हम कह सकते हैं कि फ्रैगमेंट फ्रेज से थोड़ी सी बड़ी टर्म है और क्लॉज से छोटी टर्म है। ये इट इज समवेयर बिटवीन। So it is simple sentence again. Okay. Now look at the third next one. When I arrive, I met my brother. So again, when I arrived, I met my brother. याद रखिए मेरी बात।
जो क्लॉजेज टाइम क्लॉजेज होते हैं, व्हेन जिसके साथ व्हेन लगा हो, आफ्टर लगा हो, बिफोर लगा हो, ठीक है, ये क्या होते हैं? ये टाइम क्लॉजेस होते हैं। तो टाइम क्लॉजेस के अंदर ये बंदिश होती है कि इसके साथ मौजूद इंडिपेंडेंट क्लॉज का टेंस इस क्लॉज के टेंस के साथ एक सिमिट्री रखे, अग्रीमेंट बनाए। अब वो एग्रीमेंट क्या है? वो एग्रीमेंट ये है कि कभी भी टाइम क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज का टेंस आपस में प्रेजेंट और पास्ट का कॉम्बिनेशन नहीं बना सकता। यानी ये नहीं हो सकता कि ये प्रेजेंट हो और ये पास्ट हो। टाइम क्लॉज की बात कर रहा हूँ, ठीक। दो किस्म के कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। नंबर वन, कि आपके पास जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसके अंदर जो टेंस है, अगर वो आपने पास्ट रखना है तो दूसरा प्रेजेंट कभी नहीं होगा, वो पास्ट ही होना चाहिए। हाँ, डिफरेंट पास्ट हो सकता है, पास्ट सिंपल के साथ पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, बट पास्ट होगा। अच्छा, दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? एक तरफ प्रेजेंट और दूसरी तरफ फ्यूचर भी हो सकता है। फ्यूचर और प्रेजेंट ये आपस में अग्रीमेंट बना सकते हैं, प्रेजेंट प्रेजेंट आपस में कॉम्बिनेशन बना सकता है, लेकिन पास्ट और प्रेजेंट कभी आपस में कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते अगर उस सेंटेंस के अंदर टाइम क्लॉज यूज हुआ है। गॉट इट? अच्छा, या फोर्थ वन इज सिंपल सेंटेंस, एब्सोल्युटली सिंपल सेंटेंस। सो व्हेन आई अराइव्ड आई मेट माय मदर। अच्छा, दूसरी बात, अब ये देखिए कि क्या ये सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है। लेट्स डिसाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड आउट एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। आई मेट माय मदर, इंडिपेंडेंट क्लॉज। व्हेन आई अराइव, dependent clause to complex. Keep it simple, and it is simple. As a matter of fact, it is simple. Let's do not extend it. Sixth, okay, she reduced it to splinter. Okay, splinter before I could get it out again. देखिए, बिफोर आ गया ना, टाइम क्लॉज है ये। तो टाइम क्लॉज का टेंस देखिए क्या है? पास्ट है। तो फिर इधर क्या लगा हुआ है? प्रेजेंट है। इसको किस में होना चाहिए? इसको भी पास्ट में होना चाहिए। शी रिड्यूस्ड इट स्प्लिंटर बिफोर आई कुड गेट इट आउट अगैन। लेकिन अब हमें ये तो फैसला हमने कर लिया कि इधर अगर पास्ट है तो यहाँ पास्ट आना चाहिए, लेकिन अब इसको हमें फर्दर इन्वेस्टिगेट करना होगा। क्या पास्ट सिंपल ही लगेगा, या पास्ट परफेक्ट लगेगा, या कोई और पास्ट लगेगा? क्योंकि हम जब एक पॉइंट पे पहुंच जाते हैं कि लगना पास्ट ही है, तो हम अपना काम खासा आसान कर लेते हैं कि ठीक है जनाब पास्ट लगेगा, लेकिन अब मजीद ये देखेंगे कि कौन सा पास्ट लगेगा। ऑलराइट, सो मैं आपको भी इसमें जो है वो दावत दूंगा कि आप भी ज़रा सोचें, प्रॉब करें अपने माइंड को कि क्या आना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, ओके, अब मैंने आपको जब थ्योरी पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि बिफोर का मतलब क्या होता है, कि कोई काम इस बिफोर क्लॉज से पहले हो चुका है। यानी बिफोर क्लॉज एक पास्ट का क्लॉज है, पास्ट सिंपल का क्लॉज है इसमें। और पास्ट सिंपल से भी पहले पास्ट में एक काम हो चुका है जो कि पास्ट परफेक्ट होगा। याद करें थ्योरी जब मैं आपको बता रहा था। तो बिफोर आई कुड गेट इट आउट अगेन, what had happened, she had reduced it to splinter. Getting my point? ओके, फाइन। तो शी हैड रिड्यूस्ड यहाँ पर फाइनली आएगा, लेकिन अगली बात ये कि ये टाइप ऑफ सेंटेंस कौन सी है? वेरी इजी, टाइम क्लॉज। याद रखें, टाइम क्लॉज तो हमेशा होता ही डिपेंडेंट है, ठीक। बाकी क्या है? शी हैड रिड्यूस्ड इट टू स्प्लिंटर बिफोर। तो ये शी हैड रिड्यूस्ड इट टू स्प्लिंटर, ये यहाँ तक जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज। तो वन इंडिपेंडेंट एंड वन डिपेंडेंट, क्या बनेगा कॉम्बिनेशन? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का कॉम्बिनेशन बनेगा। अब इसमें कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। कुछ स्टूडेंट इसको रिड्यूस्ड समझ रहे हैं कि रिड्यूस्ड आना है। आई एम होपफुल कि उनको समझ आ गई होगी कि रिड्यूस्ड की बजाय मैंने हैड रिड्यूस की तरफ क्यों ले गया। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। एक और मैं चाहता हूँ कि इसमें होना, ऐड होना चाहिए। ओके, या लेट्स वर्क अपॉन द नेक्स्ट bunch of sentences here. Okay, now look at the first one. She unlocked the door.
व्हाट इज़ योर सजेशन कि इसमें क्या आना चाहिए? आई विल वेट फॉर योर सजेशन। ओके, वेल डन, वेल डन। मुझे स्टूडेंट्स ने कुछ बताया है, देखिए मैं उन सब को कंसीडर करते हुए अब आपको बताता हूँ इसकी ट्रूथ क्या है। देखिए, दो तीन बातें हैं आपके माइंड में। मैं अगर स्टूडेंट बन के सोचूं तो मेरे माइंड में दो तीन बातें आती हैं कि यार यहाँ क्या क्या आ सकता है। पहली बात मेरे पास ये आ सकती है कि यार शी अनलॉक्स द डोर क्यों नहीं होना चाहिए। देखें, शी अनलॉक्स द डोर, वही मेरी वाली बात पहले जो मैंने आपसे की कि क्या ये अनलॉक द डोर, अनलॉकिंग द डोर की ऐसी एक्टिविटी है जो रिपीटेडली हो रही हो? नहीं, ये तो कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है जो बार बार हो रही हो। या तो यूं होता ना, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, फिर तो बात थी, तो ये तो रिजेक्ट हो गया। ठीक। अच्छा, दूसरा जो आपको शक पड़ सकता है वो ये पड़ सकता है कि यार इसको फिर पास्ट परफेक्ट में कर देते हैं, शी हैड अनलॉक द डोर। नहीं, इसलिए कि हैड हमेशा उधर आता है जहां पे एक और क्लॉज भी साथ मौजूद हो और वो क्लॉज पास्ट में ऑलरेडी हो, तो फिर हम हैड लगा सकते हैं। तीसरी चीज जो माइंड में आएगी, यार शी हैज अनलॉक्ड कर देते हैं। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए ज़रूरी है कि आपके पास कोई इंडिकेटर्स मौजूद हों। ठीक है, वो इंडिकेटर्स क्या हो सकते हैं? वो इंडिकेटर्स जो हैं वो हो सकते हैं रिसेंटली, करंटली, लेटली, नाउ, मैनी टाइम। इस तरह के कोई ना कोई इंडिकेटर्स होंगे ना। रिसेंटली फॉर एग्जांपल, करंटली, लेटली, मैनी टाइम, ये बड़े मशहूर इंडिकेटर्स हैं। तो ये जब तक नहीं आते आप प्रेजेंट परफेक्ट नहीं लगा सकते। तो प्रेजेंट परफेक्ट का चेंस भी हम जो है वो इसको साइड पे कर देते हैं। अच्छा, अब देखिए अगली बात ये है कि ओके, अगली बात ये है कि फिर हम इसके साथ क्या लगाएं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि पास्ट सिंपल लगाने के लिए दो बातें आप चेक करें। नंबर वन, पास्ट इंडिकेटर, यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, राइट, प्रीवियस डे वगैरह वगैरह, प्रीवियस ईयर। या फिर उस काम की नोयत ऐसी होनी चाहिए कि जो वंस हो रहा है। ठीक। अच्छा, अब अगली बात सुनिए। अगली बात क्या है कि अच्छा, somebody said me she was unlocking the door। नो, शी वॉज अनलॉकिंग द डोर आप तब लगा सकते हैं। अब यहाँ पर कोई ऐसा इंडिकेटर हो, जैसे यहाँ पर आपके साथ यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हो बी, बी, बी फॉर्म लिखा हो, फिर हमें फ़ौरन समझ आएगी अच्छा यार ये बी कहना चाह रहा है, बी फॉर्म। फिर हमारे पास क्या होगा, यहाँ एक इंडिकेटर होगा या नाउ का या देन का। नाउ है तो इज, देन है तो वॉज, शी वॉज अनलॉकिंग द डोर। ठीक। या यहाँ पर ये हो लास्ट डे, प्रीवियस मंथ, इनमें से कोई इंडिकेटर हो और यहाँ पर बी वर्ड लिखा हो, बी फॉर्म वाला, फिर भी हम कह सकते हैं शी वॉज अनलॉकिंग द डोर लास्ट ईयर। तो यहाँ बी फॉर्म, उसने बी का डिस्कस ही नहीं किया। तो डू नॉट लाइक trap in this misconception. Do not trap yourself. अच्छा, एक और स्टूडेंट का क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, लिखा हुआ है, सर वाई ही हैज़ पास्ड एग्जाम ही हैज़ पास्ड हिज एग्जामिनेशन इज करेक्ट इन स्पाइट ऑफ एब्सेंस ऑफ एनी प्रेजेंट परफेक्ट इंडिकेटर। ही हैज़ पास हिज एग्जामिनेशन में हो सकता है कि कॉन्टेक्स्ट कोई मौजूद हो। ठीक है, फिर जो है वो हो सकता है कि ये आ सकता हो, या ये भी हो सकता है कि एग्ज़ाम के अंदर अगर उसने ये कहा हुआ है, एग्ज़ामिनेशन जो है वो आपको दिया, साथ हिज हैज़ लिख दिया। ठीक, सॉरी, पास लिखा, पास, पी ए डबल एस, पास, साथ हैज़ लिख दिया। अब तो उसने आपको एक सिचुएशन दे दी ना, रिस्ट्रेंट सिचुएशन दे दी कि यार हैज़ आपने लाजमी लगाना है, पास के साथ जो कर सकते हैं करिए। हमें पता होगा जनाब हमने इसको पास्ट में चेंज कर देना है। ठीक, तो इस इन सिचुएशन में ये आ सकता है। अच्छा, फिर आगे देखिए, तो सिंपल सेंटेंस, ही अनलॉक द डोर। फिर उसके बाद देखिए, ऑल द बोर्ड्स रैप्ड आउट ऑफ शेप। क्या आना चाहिए? रैप्ड आउट। ये बिल्कुल वही स्ट्रक्चर है ऊपर वाला। रैप का मतलब होता है कि कोई ट्विस्ट हो जाना, कोई शक्ल जो है अगर मतलब ठीक ना आ रही हो या ख़राब हो रही हो, किसी चीज़ की शक्ल जो है, तो हम कहेंगे कि जनाब ये जो है ना रैप आउट हो गई है। ठीक, तो ऑल द बोर्ड्स रैप्ड आउट ऑफ शेप, ये भी सिंपल हो गया। फिर देखें, ही रिमूव द हैट, ये भी ऐसी एक्टिविटी है जो वंस होगी। ही रिमूव्ड द हैट, ही रिमूव्ड
द हैट, वन टाइम एक्टिविटी। ठीक। ओके। अ स्टूडेंट सेड मी, सर आपने कहा था पास्ट इंडेफिनिट कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट एनी क्लू। नो नो, देखिए आप कुछ भूल रहे हैं। मैंने दो बातें की थी आपसे। मैंने ये कहा था कि विदाउट क्लू ठीक है नहीं यूज होता, लेकिन उसके साथ साथ आपको उस वर्ब की नेचर चेक करना होगी कि क्या वो वर्ब ऐसा है जिसमें वंस एक एक्टिविटी हो रही है और फिर रिपीट नहीं हो रही, या वो वर्ब ऐसा है कि जो बार बार हो सकता है। अगर उस वर्ब का काम ऐसा है जिसमें वंस एक्टिविटी होनी है तो फिर आप बिल्कुल पास इंडेफिनिट यूज कर सकते हैं। और अगर वो जाहिर है कि ऑल टाइम एक्टिविटी बार बार, जैसे मैं कहता हूँ सन राइज, पेपर में आ जाता है जी द सन राइज इन द ईस्ट, तो मुझे पता है यार कि सन हमेशा निकलता है। मैं क्या करूंगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। इवन विदाउट हैविंग एनी क्लू आई विल यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंडिकेटर्स क्या थे, ऑफन, ऑलवेज। लेकिन यहाँ तो ऑफन नहीं है। द सन ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट तो नहीं है। तो क्या है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, बट आई नो दैट सन विल ऑलवेज राइज इन द ईस्ट। सो मैं क्या करूंगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट विदाउट हैविंग एनी क्लू। लाइकवाइज जब हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट में अगर कोई क्लू है तो वेलकम। ठीक, वर्ब के नेचर की चेक करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर क्लू नहीं है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस वर्ब की नेचर चेक कीजिए, क्या वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह सनराइज वाला है या आई स्लैप्ड वाला है। दोनों सिचुएशन को कॉम्प्रीहेंड करने के बाद फिर आप मेरे लेक्चर को दोबारा सुनिए, अगर रिकॉर्डिंग है, नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग आपको भेजूंगा, यू कैन चेक इट आउट अगैन। फिर देखिए, ही रिमूव द हैट। ठीक, आई मेट एन ओल्ड वुमन टुमारो। यस, नाउ दिस सेंटेंस हैज अ क्लू ऑफ टुमारो। डेफिनेटली आई शैल मीट एन ओल्ड वुमन टुमारो, राइट। सो ये भी सिंपल, ये भी सिंपल, ये भी सिंपल और ये भी सिंपल। हम्म। ओके, व्हेन विल यू सिंग अ सॉन्ग, व्हेन विल यू सिंग अ सॉन्ग, इट इज ऑलरेडी करेक्ट। ऐसा भी होता है कभी कभी पेपर में, सेंटेंस ऑलरेडी करेक्ट होता है और स्टूडेंट टकरे मार रहे होते हैं, यार इसके साथ क्या करें हम? कैसे सही बनाएं, ऑलरेडी करेक्ट है। यानी स्टूडेंट इसके साथ क्या करने की कोशिश करेंगे, व्हेन विल यू बी सिंगिंग अ सॉन्ग। यार जरूरत ही नहीं है, इट्स ऑलरेडी करेक्ट, व्हाई आर यू प्लेइंग विथ इट। हाँ, अगर उसने यहाँ बी भी दिया होता, बी ई, बी भी दिया होता, फिर आप इस पे वर्क करते, व्हेन विल यू बी सिंगिंग अ सॉन्ग। हम्म। अच्छा, अभी जरूरत नहीं है इसकी। अच्छा, फिर आगे देखें, दे प्ले सिंस मॉर्निंग। तो ये भी सिंपल, दे प्ले सिंस मॉर्निंग क्या आना चाहिए, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। सिंस कंसीडर करिए, इंडिकेटर है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। दे आर नहीं लगा देना, दे आर प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। स्टूडेंट क्या करते हैं, दे आर लगा देते हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चन करते हैं, सर हैड बीन क्यों नहीं आना। देखिए, हैड बीन जिस तरह हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते किसी और टेंस के बगैर, हैड बीन कैसे लगा सकते हैं। एंड लुक एट द लास्ट सेंटेंस, डिड ताहिर सी मी, अगेन करेक्ट, राइट। तो इसमें कोई मसला नहीं है। स्टूडेंट क्या करते हैं जल्दी जल्दी, डिड ताहिर सॉ मी। अगर ऑलरेडी डिड मौजूद है तो आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ यूज नहीं कर सकते, सी ही आना चाहिए। आई होप दिस लेक्चर विल बी fruitful for your future learning. Now, if you have any question, you must ask me, my dear.